गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? सबको ठीक हो? गुड, ऑल द बेस्ट। सबको तैयारी अच्छे से करते रहना यार। आईआईटी का, नीट का बहुत अच्छे तरीके से बार बार प्रैक्टिस करते चलना, ठीक ना। रिवीजन बहुत ही मस्ट है अपने इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ठीक। तो बार बार जितना जितना टॉपिक्स पीछे पढ़ाते जाएंगे सबको रिवाइज करते चलना, ठीक है ना। तो यूनिट डायमेंशन ख़त्म कर लिए हैं 11th में टॉपिक, ठीक। उस पर क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो उसको दोबारा से रिवाइज करना है, खुद से बनाना भी है। जैसे जैसे आगे पढ़ाते जाएंगे रिवाइज भी करते चलना है पीछे वाला, ठीक है। 12th वाला जो सब टारगेट बैच में है, 12th में है, तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो गया है, इलेक्ट्रिक करंट भी कंप्लीट हो गया है। तो फिजिक्स में ये दो टॉपिक पूरा कवर अप वहाँ पे हो चुका हुआ है, ठीक ना। तो उसको भी रिवाइज करते चलना, उसको छोड़ना मत, ठीक। बिकॉज विदाउट रिविज़न कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। ठीक है, तो अब जो है सो आज है नया चैप्टर लेके आएंगे हम लोग, वेक्टर्स, ठीक। वेक्टर्स, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, टेंशन मत लेना। जैसे ये मत सोचना कि एरर्स तो नहीं पढ़ाएंगे एरर्स को भी, ठीक है। बट अभी थोड़ा मेन ये लॉकडाउन की वजह से सोच रहे हैं कि थोड़ा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप कर सके, ठीक। छोटा मोटा भी कर लेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो वेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, बहुत ही बेसिक चैप्टर है, ठीक है। इसका यूज मतलब तुमको बहुत सारे चैप्टर्स में होगा। क्योंकि हम लोग जो भी फिजिक्स में पढ़ेंगे ना, वेक्टर्स ही खेलेंगे। जैसे वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, ठीक। वेलोसिटी से खेलेंगे, फोर्स से खेलेंगे, एक्सेलरेशन से खेलेंगे, मोमेंटम से खेलेंगे, लीनियर मोमेंटम, टॉर्क से खेलेंगे। ये सब क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो बहुत सारे बड़ा फिजिक्स में लोग वेक्टर से डील करेंगे बहुत सारे चैप्टर्स में। इसका मतलब कि इसका एप्लीकेशन हमको बहुत सारे चैप्टर्स में होने वाला है। इस हिसाब से भी इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस भी अच्छा से करेंगे, ठीक है। तो याद करो, पहला चैप्टर में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़े थे, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ था तुमको, मास, लेंथ, टाइम, लुमिनस इंटेंसिटी वाला, सबको याद होगा, ठीक। और बाकी 4 सबको याद रहना चाहिए, ठीक ना। और डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़े थे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ है। 2 और इंपॉर्टेंट साइड से पढ़े थे, एक प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल वाला, ठीक है। तो आज उसी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में ये चीज़ पढ़ेंगे कि भैया वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो 2 टाइप का, और भी कह सकते हैं 2 टाइप का होता है, ठीक है ना। एक होता है तुमको स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 2 भाग में भी बांट सकते हैं, ठीक है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और एक तुमको वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। स्केलर किसको कहेंगे, जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, ठीक है ना। ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मतलब कि इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही इंपॉर्टेंट है। जैसे 5 सेकंड, 10 सेकंड, ये नहीं कहेंगे 10 सेकंड नॉर्थ में, ऐसा नहीं होता कुछ भी। 5 किलो बायां से दो, ये नहीं कि 5 किलो आलू दाहिना साइड से भरो, कोई फ़ायदा नहीं है। 5 किलो काफ़ी है, 5 किलो आलू दो। अब वो दायां से बायां से दो, ऊपर से नीचे से दो, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है भैया 5 किलो बताने में। हाई रोड यहाँ से दिल्ली कितना दूर है, तो भैया ठीक है, समझ रहे हो ना बात, 500 किलोमीटर, ठीक। तो दूरी बता देना है बस, ठीक है। तो ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ये सब क्या है, स्पीड हो गया, ठीक। ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। वर्क हो गया, वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, या ये कहो कि उसका मैग्नीट्यूड बताने से ही उसका सारा का सारा हमको इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है, ठीक। सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बता देने से ही हमको उसका सारा इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है। तो वो कैसा क्वांटिटी हुआ, स्केलर क्वांटिटी हुआ। लेकिन वेक्टर्स ऐसा क्वांटिटी हुआ जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से उसका पूरा हम उसका डिफाइन नहीं किए, उसका पूरा अंदाज़ा नहीं दिए। जैसे कि मान लो वेलोसिटी, ठीक। वेलोसिटी वो दौड़ रहा है 50 किलोमीटर पर सेकेंड, 50 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन किधर दौड़ रहा है वो, ठीक ना। किधर भैया, किधर दौड़ रहा है, नॉर्थ में दौड़ रहा है, साउथ में दौड़ रहा है, सीढ़ी पे दौड़ रहा है, किस दिशा में दौड़ रहा है, ठीक। डायरेक्शन भी वहाँ इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। डायरेक्शन भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया बताना। फोर्स लगा रहे हो दरवाजे पे, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, ठीक। उसको धकेल रहे हो कि पुश कर रहे हो, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है फोर्स में, ठीक। तो वेक्टर्स हो गया मतलब क्या है, जिसमें तुम्हारा क्या हो गया, जैसे वेलोसिटी हो गया, ठीक। वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, ठीक है। टॉर्क हो गया, ठीक। बहुत सारा आएगा। मोमेंटम हो गया, लीनियर मोमेंटम, ये है लीनियर मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंटम भी हो गया, ठीक। ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। सब क्या है,
वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसमें तुमको मैग्नीट्यूड का भी ज़रूरत पड़ेगा, मैग्नीट्यूड का भी प्लस डायरेक्शन। यही डायरेक्शन के लिए ही हम लोग पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा ये वेक्टर्स। इसी डायरेक्शन के लोचा की वजह से हम लोग वेक्टर्स भी पढ़ रहे हैं। ठीक, तो वेक्टर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, उसको डायरेक्शन बताना हमको पड़े ही। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से इसको। हो गया, सिंपली नोट हो गया। चलो अब बहुत खास बात वेक्टर्स पे करेंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे इससे हमको खेलना है। ठीक, चलो मान लो बोला हमको कि राम जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर से इधर की ओर जा रहा है। किधर? तो इस दिशा में। ठीक, इस दिशा इधर जा रहा है। बोला श्याम जो है इधर तुमको 20 किलोमीटर पर आवर से लेफ्ट ऐसे दौड़ रहा है। तो ये क्या है? दौड़ तो रहा है ही कुछ स्पीड के साथ, दौड़ तो रहा है ही कुछ स्पीड के साथ, लेकिन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में भी दौड़ रहा है। मतलब स्पीड तो है ही उसके पास, प्लस अपना एक डायरेक्शन भी है। तो जब ये दोनों मिल गया तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक, स्पीड किसी पार्टिकुलर दिशा में अगर हो गया तो उसी को वेलोसिटी बोल देंगे। ठीक है, फंडा क्लियर है यहाँ तक? वेलोसिटी हो गया भैया, तो इधर दौड़ रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। इसका मतलब वेक्टर्स को बताने के लिए सबसे आसान तरीका ये एरो। वेक्टर्स को कॉपी कलम पर दर्शाने के लिए हाउ टू रिप्रेजेंट, तो हम लोग वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? विथ एन एरो, ऐसे। ठीक, विथ एन एरो की मदद से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखो जैसे 50 था तो देखो इसको लंबा बनाया है, 20 था इसको छोटा बनाया है। मतलब जो एरो का लंबाई होगा वो हमको क्या बताएगा? एक तरह से उसका मैग्नीट्यूड का हमको रिलेटिव बात बोलेगा, कौन किससे बड़ा है। जैसे इन दोनों को देखकर हम कह सकते हैं अच्छा ये बड़ा है, मतलब इसका वाला वेलोसिटी ज़्यादा होगा, इसका वाला कम होगा। अगर नहीं भी हमको लिख के देता तब भी। ठीक, सिर्फ और सिर्फ इसके लेंथ की वजह से। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वेक्टर गिव्स इट्स मैग्नीट्यूड। लेंथ ऑफ वेक्टर गिव्स इट्स रिलेटिव मैग्नीट्यूड। एग्जैक्ट तो नहीं कहेंगे, रिलेटिवली हमको नॉलेज दे देगा कि भैया कौन किससे बड़ा है छोटा है। ठीक, रिलेटिव मैग्नीट्यूड हमको लेंथ ऑफ वेक्टर्स देगा। ठीक है, एरो से हम उसका डायरेक्शन दिखा देंगे। ठीक है, ठीक, डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन इज टुवार्ड्स एरो पॉइंट। एरो पॉइंट जिधर होगा, एरो का नोकीला ये जिधर होगा उधर ही मेरा डायरेक्शन होगा किसी भी वेक्टर का। ठीक, चलो ठीक है ना। अब हमको किसी भी जैसे वेलोसिटी वेक्टर को दिखाना है, जैसे हमको किसी भी वेलोसिटी वेक्टर को दिखाना है तो हम कैसे दर्शाएंगे? वी, उसके ऊपर से एक एरो, वी वेक्टर। ठीक है, वी उसके ऊपर एक एरो। जैसे फोर्स लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? कभी भी एफ वेक्टर। एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे? ए वेक्टर। इसे क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम तो क्या लिखेंगे? मोमेंटम तो पी वेक्टर। बात समझ रहे हो? ठीक, टॉर्क तो क्या लिखेंगे? टॉर्क को टॉ से डिनोट करते हैं, टॉ वेक्टर। ठीक, बात समझ रहे हो? एंगुलर मोमेंटम किसे डिनोट करेंगे? एंगुलर मोमेंटम। ठीक, एल वेक्टर। ठीक है, बात समझ रहे हो? एंगुलर मोमेंटम। सही है, ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में सबको लिख सकते हो। ठीक, वेलोसिटी वेक्टर, वी वेक्टर, फोर्स तो कभी भी लिखेंगे एफ वेक्टर, एक्सेलरेशन तो कभी भी लिखेंगे ए वेक्टर, मोमेंटम कहीं भी आपसे दिखेगा तो क्या लिखेंगे? पी वेक्टर। कॉपी कलम पे ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, नोट कर लो। सही है, चलो जल्दी से इसको नोट कर लो।
ठीक है। तो समझ गए कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक। वेक्टर्स को कैसे दिखाते हैं ये समझ गए हम लोग, ठीक है। वेक्टर्स कैसे दिखाते हैं, बात समझ गया, क्लियर है। मतलब क्योंकि हमको यही लोगों से के साथ पूरा फिजिक्स में खेलना है, तो कैसे खेलें ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर के बारे में, ठीक है। पोजीशन वेक्टर के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे भी आई जो हर जगह काम आएगा, बहुत ही बेसिक पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर, ठीक ना। एक सॉरी थोड़ा सा आवाज़ हो रहा था उधर, टेंशन नोट लेने का, ठीक है। हम लोग को बस पढ़ते चलना है, ठीक है ना। चलो पोजीशन वेक्टर, ठीक। अच्छा कभी पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, देखो मान लो किसमें हम लोग हमेशा खेलेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। कागज़ कलम पे इसी पे खेलेंगे, ठीक। कागज़ कलम पे इसी पे खेलेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक। फंडा क्लियर है यहाँ तक। हम लोग दोनों सबको जानते हैं 90 डिग्री पे इसको मान के चलते हैं हम लोग, ठीक। मान के यही चलते हैं, फिजिक्स में यही मान, मैथ्स में भले ही एंगल में हमको एक्सिस मिल जाए कोई बात नहीं, फिजिक्स में जनरली यही चलेगा, ठीक है। 90 डिग्री पे दोनों एक्सिस लेंगे, ठीक है। और जहाँ पे दोनों एक्सिस मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। सबको पता है ऐसा कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, 0,0, सबको पता है, ठीक। ज़्यादा नहीं डीप में जाना है, हम लोग को मालूम है ये बात, ठीक। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा कोई भी पॉइंट को हम लोग कैसे लिखते थे बाबू, यहाँ पे लिखते थे एक्स कॉमा वाई, लिख सकते हैं ना, एक्स कॉमा वाई। कोई भी पॉइंट पी, बचपन से जानते हैं हम लोग एक्स कॉमा वाई, ठीक। तो लेकिन इस पॉइंट पी को हमेशा किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। पॉइंट पी इज सीन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक। दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज गिवन एज ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर, तो ओपी वेक्टर मतलब ओपी से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे एरो के तरह जोड़ दिए खटाक, ठीक। ओपी वेक्टर, ठीक, इज गिवन एज ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर का मतलब क्या होता है ये भी ध्यान रखो। ओपी वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, ठीक। अच्छा ये बात भी ध्यान रखने वाला है, ठीक है। क्लियर फंडा, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा अब एक खास बात ये है कि एक्स डायरेक्शन को बताने का सबसे बेस्ट तरीका निकाला गया है, उसका नाम होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को बनाया ही गया डायरेक्शन बताने के लिए, यूनिट वेक्टर को बनाया ही गया सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक। याद रखना इस बात को, यूनिट वेक्टर को बनाया ही गया ओनली डायरेक्शन बताने के लिए। यूनिट का तो सीधा मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 यूनिट, ठीक है। गिव्स क्या देगा, ये डायरेक्शन, क्या देगा, डायरेक्शन। तो एक्स एक्सिस को बताने वाला है जो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, उसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, आई कैप। वाई एक्सिस को बताने वाला अपना कन्वेंशन है ये, ठीक। वाई एक्सिस को बताने वाला जो यूनिट वेक्टर उसका उसको क्या बोलते हैं, जे कैप।
जेड एक्सिस को बताने वाला जो है उस यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं, के कैप। बात समझ में आया। एक्स डायरेक्शन में बताने वाला जो यूनिट वेक्टर है वो है आई कैप। वाई डायरेक्शन में बताने वाला जो यूनिट वेक्टर है वो है जे कैप। जेड डायरेक्शन को बताने वाला जो यूनिट वेक्टर है वो है के कैप। ठीक, यहाँ तक क्लियर है फंडा, सही है। अच्छा ठीक ना, तो ठीक है। अच्छा पी पोजीशन वेक्टर ऑफ पी जब लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई भी तो इसके पास है तो प्लस वाई जे कैप। ठीक, माइनस यहाँ 0,0 0 आई कैप 0 जे कैप। ऐसे ही लिखते हैं, याद रखना। तो मिला जुला के ऑब्वियस बात है, घटेगा तो आएगा एक्स आई कैप, एक्स में 0 गया जी एक्स प्लस वाई में से 0 गया वाई, वाई जे कैप। वो अलग बात है, इतना ही रह जाएगा। ठीक है, ये फंडा आई कैप, ये ठीक है आई कैप। समझ गया फंडा, नोट कर लो। ऐसे ही पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे हमेशा, किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, इसको नोट कर लो पहले। ठीक है, पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया, नाम है पोजीशन वेक्टर। ठीक, चलो ये सीख गए तो समझो कि अब आधा काम तो हो ही गया है। ठीक है, बस सीखते चलना है कैसे कैसे, मतलब ये सब छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन हर जगह काम आएगा। ठीक, यानी कि कोई भी वेक्टर अगर कोई भी पॉइंट अ पॉइंट इन 3D, अ पॉइंट इन 3D, किसी भी पॉइंट जो 3D में है उसको भी जनरल पॉइंट, उसको तुम लिख सकते हो कोई पॉइंट P को। ठीक ना, कैसे लिख सकते हो उसका, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। किसी भी पॉइंट P को तुम ऐसे लिख सकते हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक, कोई भी 3D में किसी भी जनरल पॉइंट को हम लोग ये मान सकते हैं। 2D में होगा तो जो भी प्लेन हो, एक्स और वाई प्लेन हो तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वाई जेड प्लेन हो तो वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अगर एक्स जेड प्लेन हो तो एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, कोई बात नहीं, वो 2D में बात की बात है, बट 3D में जनरल ऐसे समझेंगे तो सब जगह समझिएगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट को हम लोग ऐसे ले सकते हैं। ठीक, पहला तो हम लोग क्या सीखे, पोजीशन वेक्टर। तो हमको कोई अगर ए बी वेक्टर पूछता, ए बी वेक्टर, कोई हमको ए बी वेक्टर अगर पूछता तो क्या लिखते, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। मान लो कि एक्स वाई एक्सिस में अगर ए बी ऐसा दिख रहा है तुमको, मान लो ये ए है, ये मान लो बी है, तो ए भी कुछ होता। ठीक, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का मतलब क्या है, उसको ओ के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का मतलब क्या है, उसको ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में देखने का मतलब एक तीर मार दो ऐसे ओ ए, और ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में बी को देखने का मतलब यहाँ एक तीर मार दो ओ बी। ठीक, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मतलब ओ ए वेक्टर कह रहा है, ये यहाँ ये क्या कह रहा है, ओ बी वेक्टर कह रहा है। बात समझ में आ रहा है यार। ठीक है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ए बी वेक्टर। ए बी मतलब ए टू बी, ए टू बी, ए बी वेक्टर। ठीक, ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, ये भी दिमाग में सेट रहना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो ऐसा कोऑर्डिनेट हम लिख देते अगर x2, y2, ठीक है, ऐसा कोऑर्डिनेट लिखते हैं अगर x1, y1, तो ऐसे उसको क्या लिख रहे होते, ओ ए का मतलब, ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया, सॉरी ओ बी है यहाँ, बी था यहाँ, कोई बात नहीं। तो x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप माइनस ओ ए को क्या लिखते, x1 आई कैप प्लस x2 जे कैप। ये लिखने में कंफर्टेबल हो जाओ यार, क्योंकि इसी में हम लोग को खेलना है। तो आई में से आई घट सकता है, तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 में से, ठीक है, y2 में से y1 घटेगा जे कैप। समझ गया, लिखना आ गया। यही हो गया, तुमको ए बी वेक्टर ऐसे लिख लेंगे। ठीक, ए बी वेक्टर ऐसे लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे ये समझा, कैसे लिखेंगे, ठीक है, नोट करो इसको।
चलो समझ गया। तो समझते चलना, ठीक। अच्छा चलो, अब देखो, ठीक है, समझते जाना। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब मान लो कोई वेक्टर तुमको 3D में है, ठीक, 3D में है, ठीक, कहीं पे हवा में, कहीं यहाँ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, जेड ऐसे बोर्ड के बाहर, ठीक, एक्स वाई जेड ऐसे बोर्ड के बाहर, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। जेड बोर्ड के बाहर, तो भैया बोर्ड तो बाहर में है ना, बोर्ड तो 2D है ना, क्या कर सकते हैं, मजबूरी का नाम, ठीक, जेड, ठीक है। अच्छा मान लो कोई हवा में यहाँ पे पॉइंट हमको मिल गया, पॉइंट P एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसको देखेंगे, ठीक। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अब मान लो तो हमको निकालना क्या है, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बस इसके ऊपर दो ऐसे बार दे दो, ऐसे दो ठो पैरेलल लाइन से ऐसे इसको घेर देंगे, दो पैरेलल लाइन से बस घेर दिए, इसको समझ जाना किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बस मैग्नीट्यूड मतलब उसका मेजरमेंट वैल्यू, ठीक है। क्या है 10 20 30 50 60, हाफ, पॉइंट, 2.3 क्या है भैया उसका मैग्नीट्यूड, ठीक। मैग्नीट्यूड को इस दो पैरेलल बार से बीच में कर दो, इसका लंबाई चाहिए हमको, इसको लंबाई चाहिए, इसको फील करो, इसको कैसे निकालेंगे, फील करो, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक 3D में एक रूम को जैसे मान लो रूम है तुम्हारा, तुम लोग जैसे सबका रूम होगा, तो सब मान लो था रूम तुम्हारा क्यूबिकल है, सेट कर लो, या क्यूबॉइड की तरह है, ठीक, क्यूबॉइड की तरह, क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का एक कोना है, मान लो एक ओरिजिन, एक कोना है एक्स वाई जेड, डायगोनली अपोजिट वाला, डायगोनली अपोजिट वाला रूम में एक इमेजिन करो कि तुम्हारा एक डंटा रखा हुआ है उस कोना से इस कोना पे, डायगोनली अपोजिट, ठीक। तो इस डायगोनल का लंबाई क्या होता था, का लंबाई क्या होता था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पाइथागोरस से ये आ जाता है, ठीक। तो ये बस ये चीज़ ध्यान रखना, कोई भी वेक्टर अगर मेरा ओपी वेक्टर को हम अगर ऐसे लिखते हैं, ओपी वेक्टर को कैसे लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अगर ऐसे जैसे ही लिखते हैं उसका मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है, ठीक। और 2D में कुछ लिखा होता, अगर ऐसे लिखा होता एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, सिर्फ यही लिखा होता, मान लो कोई ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लिखते, मैग्नीट्यूड क्या लिखते, अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई जे कैप का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर, ठीक। ऐसे ही मैग्नीट्यूड को लिखते हैं, क्लियर है। और एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे ले सकते हो कि मान लो कोई तुमको वी वेक्टर कुछ ऐसे दे दिया, मान लो 2i कैप माइनस 3j कैप ऐसे दे दिया, तो वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, अंडर रूट आई का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक। मतलब कितना आ गया, 4 + 9 13, खत्म। यही तुम्हारा इस वेलोसिटी जो भी वी वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड तुम्हारा अंडर रूट 13 यूनिट्स जो भी हुई, ठीक। नोट कर लो, समझ गया फंडा, ऐसे ही होता है। मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ठीक, समझ गए। क्लियर। समझ गए हम लोग किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, ठीक है। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, ठीक। चलो 2D में ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि
मान लो कोई अगर एक्स वाई एक्सिस सिर्फ और सिर्फ रहता, अगर पॉइंट पी रहता यहाँ पे एक्स कमा वाई, तो ये ज़्यादा समझ में आता है। ओ पी वैक्टर मतलब ये, तो एक परपेंडिकुलर यहाँ गिर जाते, तो ये दूरी होता एक्स, ये दूरी होता वाई, तो ऑब्वियसली ओ पी का ये मैग्नीट्यूड कितना होता, ये राइट एंगल ट्रायंगल्स है हमको, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस जी हमारे महान, उससे हमको कितना मिल जाता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब अगर ओ पी वैक्टर को हम लिखते हैं एक्स आई कैप वाई प्लस वाई जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हमको दिखाई दे रहा है। आराम से कोऑर्डिनेट सिस्टम पे भी दिखना चाहिए हमको, भैया कैसे आया, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे भी देख लो, ऐसे ही आता है। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम एक मैथमेटिक्स, देखो फिजिक्स में मैथमेटिक्स आएगा ही, तो कभी मत समझना कि तुम मैथमेटिक्स से कमज़ोर हो, खासतौर से बायोलॉजी वाला, तो कभी ये ख्वाब भी मत देखना कि हम मैथ्स में कमज़ोर हैं। कोई नहीं कमज़ोर है मैथ्स में, 10 तक सब पढ़ा है अच्छा से, सब कोई अच्छा से बोर्ड पास किया हो ना जी, खत्म। तो ये तब छोटा मोटा चीज़ हम लोग को आते ही रहेगा, हम लोग यूज करेंगे, डरना नहीं है। देखो फिजिक्स में मैथ से डर गए, खत्म कहानी हो जाएगा, फिर डरना नहीं बस, ठीक, डरना माना है। ओके, हाँ मैग्नीट्यूड ठीक है, क्लियर है, मैग्नीट्यूड समझ में आ गया, हमको डायरेक्शन भी समझ में आ गया, कैसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब चलो तो यूनिट वेक्टर को डिफाइन भी कर लेते हैं। अब यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, हमको डायरेक्शन बताएगा। अगर हमको मान लो ए बी कोई वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, इसके डायरेक्शन में हमको कोई डायरेक्शन, हमको ए बी वेक्टर का डायरेक्शन जानना है, या ए बी वेक्टर के डायरेक्शन में कोई वेक्टर लिखना है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे उसको, ए बी कैप, ए बी के ऊपर इसे कैप टोपी, इज ए बी कैप इज इक्वल टू, इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर इज ए बी कैप विच इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन किया गया, ए बी वेक्टर लिख दो और डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से। ये है यूनिट वेक्टर को ऐसे डिफाइन किया गया भैया। ठीक, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाता है, बहुत ही भी आए, ओवर भी आए। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, हमको उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाता है। और यूनिट वेक्टर चूंकि है तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, इक्वल्स टू 1 ही होगा। ठीक, इक्वल्स टू 1 ही होगा, ए बी कैप का मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। क्लियर है फंडा, जल्दी से नोट करो। तो एक एग्जांपल लिखेंगे, यूनिट वेक्टर समझ गया, यही है। ठीक, चलो ठीक है, यूनिट वेक्टर हो गया। अब मान लो तुमको कहेगा कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप कोई वेक्टर है, कोई आर वेक्टर है मान लो। ठीक, तुमको बोलेगा इसके डायरेक्शन में कोई एक वेक्टर बताओ। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर कितना होगा, आर कैप। आर कैप, आर कैप कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर तो पता है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मैग्नीट्यूड पहले से निकाल लेना चाहिए। मैग्नीट्यूड बराबर क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय √3। यही वो वेक्टर है इसके दिशा में जो हमको बता देगा कि ये किस डायरेक्शन में है। यही वो वेक्टर है जो बता देगा कि ये वेक्टर किस डायरेक्शन में है। तो भैया इस डायरेक्शन में है। क्लियर है, ये डायरेक्शन है। ठीक, ये क्या दिखा रहा है, सिर्फ डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर फंडा, नोट कर लो। एग्जाम्पल हो गया एक एग्जाम्पल में। ठीक, नोट समझ गया। अच्छा, तो इसका मतलब अब, अच्छा ये सब मिटा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जितना कैप वाला था, जैसे आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड भी, जे कैप का मैग्नीट्यूड भी, के कैप का मैग्नीट्यूड भी किसके बराबर होगा, 1 यूनिट के बराबर। ठीक, कोई भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट के बराबर। ठीक, अब इसी डायरेक्शन में हमको कोई वेक्टर मान लो कोई पूछ देता कि इसी डायरेक्शन में कोई वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 10 हो। ठीक, अ वेक्टर इन the direction of r vector, a vector in the direction of r vector having
मैग्नीट्यूड हैविंग मैग्नीट्यूड 5 इज, मान लो कोई भी कहता है हमको कोई भी वेक्टर बता दो इसी की दिशा में लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या हो 5 हो। कोई भी वेक्टर हमको बता दो इसी की दिशा में लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या हो 5 हो, तो उसको लिख सकते हैं हम लोग इज इक्वल टू 5, तो आर कैप यूनिट वेक्टर है 5 से गुना कर दो, यूनिट वेक्टर है 5 से गुना कर दो तो 5 हो ही जाएगा। मतलब कि 5 इंटू आर कैप क्या था आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बट्टा √3 खत्म। ठीक, मतलब एक चीज़ हम एक सीख गए कि हम किसी भी वेक्टर में हमको एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो उसके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाता है, मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाता है। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्केलर से। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर लिखेंगे। ठीक है, नोट करो जल्दी। ठीक, किसी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से समझ में आ गई। ठीक, क्लियर। तो सिंपल चीज़ है यार, समझते चलना, बहुत इजी है। खेलना सीखो, नया चीज़ है, डरना नहीं कि ओह माय गॉड नया आई कैप जे कैप, सर नहीं दर्द करना चाहिए। ठीक, सिंपल है, इजी लेके चलो, बस खेलो अभी, तब मज़ा आएगा। एप्लीकेशन जब इसका आएगा तब मज़ा आएगा। ठीक है, तो क्या बोलने वाले थे, यूनिट वेक्टर हो गया। वेक्टर हो गया कि डायरेक्शन हमको पता चल गया। ठीक है, यूनिट वेक्टर से। ठीक, आई कैप जे कैप के कैप से खेल लिए हम लोग। ठीक है ना, यूनिट वेक्टर तुम लोग को समझ में आ गया यानी कि। ठीक, चलो अब क्या करें, अब देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ अ स्केलर, जैसे कोई ए वेक्टर है उसको हम कुछ के से गुना कर दिए, स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है स्केलर क्वांटिटी। ठीक, स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा के से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ के वेक्टर हो जाएगा के टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, के टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड था उसमें के से खाली गुना हो जाएगा। बस यही एक डिफरेंस, एक ये आएगा, पहला पॉइंट ये डिफरेंस आएगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये डिफरेंस आएगा। ठीक, इफ दिस के इज लेस देन 0 मतलब कि निगेटिव, अगर के मेरा निगेटिव है देन डायरेक्शन गेट्स रिवर्स्ड, डायरेक्शन क्या होगा रिवर्स हो जाएगा। मान लो कोई ए वेक्टर इस दिशा में था, इस डायरेक्शन में। ठीक, तो के से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो के निगेटिव है तो ये किधर, एक तो उसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा के से, एक तो उसका के से मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, और अगर ये इधर था तो ये इधर ऐसे हो जाएगा। ठीक, मान लो कि अगर 1 से बड़ा है तो ज़्यादा हो जाएगा मैग्नीट्यूड, अगर 1 से छोटा तो कम हो जाएगा, उसका कोई बात नहीं है। ठीक, लेकिन डायरेक्शन देखो रिवर्स कर गया। ठीक है, फंडा क्लियर हो गया कि अगर नेगेटिव क्वांटिटी है तो बस इतना ही होगा। समझ गया फंडा, लिख लो, नोट कर लो। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप समझ गया होगा सबको। ठीक, कुछ नहीं है, गुड। ठीक, अच्छा, ये सब वेक्टर्स का समझिए एक तरह से। अब देखो कुछ वेक्टर्स होता है जो एक दूसरे के पैरेलल होगा, चूँकि डायरेक्शन है तो डायरेक्शन पैरेलल भी हो सकता है। ठीक, तो पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या, हैविंग सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। जैसे ये वेक्टर क्या हो गया पैरेलल हो गया। ठीक, मतलब ए वेक्टर ही मान लो बी वेक्टर, बोल सकते हैं ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। ठीक, क्लियर है। बाद में पढ़ेंगे कि जब कोई दो वेक्टर पैरेलल होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, बाद में पढ़ेंगे उधर के बाद। ठीक, एक होता है एंटी पैरेलल। अच्छा, पैरेलल का मतलब क्या है, एक और खास बात, अच्छा बाद में देखेंगे, पहले एंटी पैरेलल का मतलब
अगर ए वेक्टर ऐसे तो बी वेक्टर ऐसे, बिल्कुल रिवर्स। ठीक, तो क्या हो गया, ये एंटी पैरेलल हो गया। ये सेम डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, ये अपोजिट डायरेक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते डायरेक्ट, अपोजिट डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन का मतलब समझ जाना, थीटा कितना होगा 0 डिग्री। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब समझ जाना क्या, थीटा 180 डिग्री। अब थीटा समझाएंगे क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर समझाएंगे अभी जस्ट। ठीक, पैरेलल वेक्टर का मतलब समझ गया, दोनों वेक्टर्स का तीर जो है एक ही दिशा में होगा। एंटी पैरेलल का मतलब दो वेक्टर का तीर अपोजिट दिशा में होगा। ठीक, सिंपल भाषा में, कोई टफ चीज़ नहीं, लिख लो। पूछ देगा मान लो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक, यूनिट वेक्टर पढ़िए लिया, पोजीशन वेक्टर तो कोई बात नहीं था, कॉन्सेप्ट था। यूनिट वेक्टर पढ़ लिए, पैरेलल वेक्टर पढ़ लिए, एंटी पैरेलल वेक्टर पढ़ लिए, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर से देख लिए। ठीक, क्लियर फंडा। एक होता है तुमको जीरो वेक्टर, एक होता है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। नल मतलब नल है, उसमें कुछ खाली खाली है, नल खाली। जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। ठीक, जीरो वेक्टर समझ रहे हो, जीरो वेक्टर हो गया। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो। मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो। ठीक है, इसका कोई डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। जब जीरो वेक्टर है मतलब पॉइंट की तरह, मतलब पॉइंट का डायरेक्शन होता है क्या, जीरो वेक्टर मतलब पॉइंट की तरह, पॉइंट का डायरेक्शन होगा क्या, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक, नल वेक्टर क्या हो गया, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर ऐसे समझो कि मान लो हम यहाँ से स्कूल गए, अपने घर से स्कूल गए या कोचिंग पे गए, मान लो कोचिंग पे गए, कोचिंग से घर आए, तो घर से गए थे घरे पर आ गए, तो जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। ठीक, जीरो वेक्टर समझ गया, नोट कर लो। इतना ही वेक्टर में है, टाइप्स वाइप्स में इतना ही है। ठीक है, ज़्यादा नहीं टेंशन लेना है फालतू। ठीक है, चलो अब एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ये एंगल्स कैसे पता चल रहा है, ये थीटा कैसे लिखे। ठीक है, अब वो थोड़ा समझ लेना है। ठीक, समझते चलना। देखो कुछ नहीं है यार, पहले ही बोल रहे बार बार, इजी है। नया नया में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जो पुराना पढ़ लिया उसके लिए वही सिंपल लग रहा होगा। ठीक है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे देखते हैं किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, सबसे पहला बात तो ये जो एरो बना रहे हैं, ठीक, एरो में इसको कहते हैं हेड, इधर तुम्हारा तीर है, आज इधर तुम्हारा पिछवाड़ा को क्या बोलते हैं, टेल, पूंछ। ये मुंडी, ये पूंछ, हेड टेल। क्लियर है फंडा, इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं। क्लियर, पहला बात तो ये हो गया। ठीक, अच्छा, एक ये बात हो गया। ठीक है, एक होता है फ्री वेक्टर्स। क्या होता है, फ्री वेक्टर्स, मतलब उसको दुनिया में हम कहीं भी फ्रीली इधर उधर घुमा फिरा सकते हैं बिना डायरेक्शन बदले। फ्री वेक्टर्स का मतलब कैन बी मूव्ड विदाउट, कैन बी मूव्ड इन स्पेस, कैन बी मूव्ड इन स्पेस। ठीक है ना, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। जनरली हम लोग वेक्टर्स को कभी कभी देखना फ्री वेक्टर्स लेके ही चलेंगे। ठीक, फ्री वेक्टर्स कैन बी मूव्ड इन द स्पेस विदाउट ए डायरेक्शन। मतलब कोई वेक्टर है जो घुमाएंगे सब जगह, लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलेंगे कि घुमा देंगे कहीं, नहीं, इसको स्पेस बोर्ड में घुमाएंगे लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए, फ्री वेक्टर्स। ठीक है, तो एंगल भी मान लो कोई दो वेक्टर था। ठीक, तो हमेशा याद रखना एंगल तभी निकालेंगे जब किसी भी दो वेक्टर के टेल को जोड़ेंगे। ठीक, आफ्टर अटैचिंग टेल ऑफ टू वेक्टर वी गेट एंगल बिटवीन देम। तब हमको उनके बीच एंगल मिलता है। कोई एक वेक्टर इधर था, दूसरा वेक्टर इधर है, तो देखो दोनों का टेल मिला दिए, इस वेक्टर का भी टेल यहाँ है, इस वेक्टर का भी टेल यहाँ है, ये एंगल हमको क्या देगा, इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। ये ए वेक्टर मान लो, ये बी वेक्टर, तो ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, ये थीटा। तो देखो जब पैरेलल था, देखो तो कोई जोड़ भी दोगे टेल से टेल, तो कितना एंगल को चढ़ा दे एक के ऊपर एक। ठीक है, थोड़ा देख लीजिए, चलो इसको थोड़ा बड़ा दिखा देते हैं। तो ये देखो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। ठीक, लेकिन अगर ऐसे है, एक ऐसे है, तो अगर हमको टेल से टेल अगर मिला भी दे दोनों का, ठीक, टेल से टेल अगर मिला भी दे, कितना एंगल आएगा, 180 डिग्री। यहाँ पे कितना एंगल आ रहा है, 0 डिग्री।
एंगल बिटवीन वेक्टर। समझ गया कैसे निकलते हैं एंगल? कुछ टेल से टेल को जोड़ो, खत्म, एंगल दे देगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक बात करते हैं। ठीक, चलो अब देखो, आप सोच देखो कितना बार तो वेक्टर्स क्या है भाई, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब वेक्टर ही है। तो फोर्स कभी देखो जुड़ेगा, वेलोसिटी देखना कभी जुड़ेगा, घटेगा, ठीक, ये सब होगा। ठीक है, तो उस टाइम क्या करेंगे, कैसे जोड़ेंगे किसी दो वेक्टर्स को? ये स्केलर की तरह नहीं है कि 4 + 5 9, ये गड़बड़ा जाएगा। यहाँ 4 + 5 9 होगा कि नहीं होगा देखना पड़ेगा, एंगल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तब हम लोग देखेंगे अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक, एडिशन ऑफ वेक्टर, कोई भी दो एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, अच्छा समझना यार, मान लो 2 x y एक्सिस ऐसे था, मान लो कोई हम लोग को यहाँ से यहाँ गए, पॉइंट P पे गए। जिस टाइम समझो कि हम लोग यहाँ से यहाँ गए, मान लो एक टेबल है, टेबल पे ऐसे सब माइंड में बना लिए हैं, ये तो माइंड में बनाते हैं खेलने के लिए। O से P पे गए ऐसे, लेकिन उसी दौरान मेरा ये बोर्ड जो है ना, बोर्ड भी इस डायरेक्शन में आया ऐसे, मतलब बोर्ड भी खसक गया इधर, पूरा बोर्ड भी शिफ्ट हो गया ऐसे। ठीक, तो बोर्ड शिफ्ट हुआ मतलब इस दिशा में। ठीक, बोर्ड इधर शिफ्ट हुआ, मतलब हम यहाँ से यहाँ तो गए ही थे, लेकिन बोर्ड चूंकि इधर शिफ्ट हुआ तो हम यहाँ से यहाँ भी शिफ्ट हो गए। ठीक है, क्लियर फंडा? तो फाइनली हम आए कहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब OP भी गए और PB भी गए, OP भी गए, PB भी गए, फाइनली OB गए, यानी कि OP भी गए प्लस PB भी गए, तब ना फाइनली OB गए। ऐड हो गया दो वेक्टर, एडिशन, दो वेक्टर जुड़ा। हाँ समझा? देखो जब टेबल नहीं हिलता तब हम सिंपल O से P पे जाते, तो चुपचाप OP वेक्टर लिखते। लेकिन चूंकि अब मेरे जाने के साथ साथ ये टेबल भी इधर खसक रहा है 45 डिग्री, मान लो एंगल सेम मान लो, ठीक, बिल्कुल 45 मस्त सिमेट्रिक, तो ईजी लगने के लिए इधर टेबल भी खसका, इसका मतलब हम इधर भी खस के, टेबल के साथ साथ हम भी तो खस के टेबल के ही दिशा में। ठीक है, तो दोनों मिक्स हो गया, मिक्स हो गया, फाइनली हम B पे पहुँचे, P पे तो नहीं पहुँचे, B पे पहुँचे ना। ठीक, क्लियर है भंडा? यहाँ तक बात समझ रहे हो? तो OP प्लस PB गिव्स OB, OP प्लस PB गिव्स OB। यही होता है समझो एक तरह से ट्रायंगल लॉ। इसी को हम लोग एक तरह से क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ। देखो ट्रायंगल बनता दिख रहा है, ट्रायंगल बहुत ही खूबसूरत है भैया, ज्योमेट्रिकल फिगर है। हमको ट्रायंगल लॉ कैसे दिमाग में सेट रहता है, याद रखो हमेशा, एक ही डायरेक्शन में सबको जोड़ दो। देखो मतलब कि मान लो तुम यहाँ से शुरू हुआ था चलना, A से चलना शुरू किया था, A से चल के B पे आया, डायरेक्शन से एक दिशा में आया, तो इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, सबको पता है। AB वेक्टर, फिर B से C पे आया, BC वेक्टर, फिर C से A पर आया, CA वेक्टर, तो फाइनली कितना चले, 0 वेक्टर। फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना, फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना, 0, यानी कि AB चले प्लस BC चले प्लस CA चले, तब पहुँचे 0 पर। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक, AB फिर BC तब CA। ठीक है, बात समझ रहे हो भंडा? क्लियर यहाँ तक? ठीक, दिमाग में सेट रखना, ठीक है ना। OP से OP ठीक प्लस PB गिव्स AB, OP प्लस P, देखो OP प्लस PB गिव्स OB। ठीक, फंडा यहाँ तक क्लियर है? सिंपल है। ठीक, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ट्रायंगल लॉ सबसे इजीएस्ट, सबसे सिंपल, सबसे इजी, सबसे मेरा फेवरेट तो ये रहा है। ठीक, क्लियर फंडा? यहाँ तक लिख लो, तब नेगेटिव इसका बताएंगे, नेगेटिव वेक्टर बता के तब सब्ट्रैक्शन पे आएंगे। नोट करो जल्दी।
क्लियर है? एडिशन ऑफ वेक्टर। फाइनली हम कहाँ तक पहुँचे? ठीक, यही होता है फंडा। ठीक है, क्लियर? चलो, एडिशन तो हो गया। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए माइंड में। इसे चल चल के समझना, चल चला के फील करके, रटना नहीं है, फील करते हुए ऐसा यहाँ से यहाँ चले होंगे, ऐसे चले होंगे, डायरेक्शन से फील करना। ठीक है? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर का नेगेटिव का मतलब क्या? जैसे मान लो ए वेक्टर है कोई, अगर ऐसे तो ए माइनस लगा दे इसके पीछे, मान लो कोई ऐसे है, मान लो ए वेक्टर ऐसे है, माइनस के मतलब बस डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। ठीक, खत्म, ए होता नेगेटिव का मतलब। ठीक है, कोई ए वेक्टर इधर था तो उसको 180 डिग्री घुमा दो, यानी कि ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ए वेक्टर करेंगे, क्या आना चाहिए? जीरो वेक्टर। ऑब्वियस बात, उसके रिवर्स डायरेक्शन में जस्ट उसको किसी दो वेक्टर को जोड़ दो तो फाइनली क्या आएगा? जीरो है ना, आएगा, नेट जीरो ही तो आएगा। ठीक, नेट जीरो वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक फंडा? सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये इसी का यूज करेंगे सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में सिंपल इसी का यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में इसी नेगेटिव वेक्टर का यूज करेंगे। ठीक, अब चलो, मान लो हमको कहता कि, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? कहता कि मान लो इधर है ए बी वैक्टर, ठीक, इधर है तुमको बी सी वैक्टर। ठीक है, लेकिन हमसे कहता कि ए बी माइनस बी सी बताओ, ए बी माइनस बी सी बताओ। तो हम क्या करते हैं, ए बी वैक्टर तो इधर ही है, ए बी वैक्टर, ई जो बस इधर जो बी सी इधर था, तीर बस इधर कर देते, इसी को क्या लिख देते, माइनस बी सी वैक्टर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना फंडा? फिगर अच्छा ऊपर बनाते हैं, यहाँ मान लो थोड़ा नीचे नहीं दिख रहा होगा, इसी को यहाँ बनाते हैं, इसी बात को यहाँ बनाते हैं। ठीक है, ये समझ गया यहाँ तक? ठीक, ए बी वैक्टर का मतलब इधर ए बी वैक्टर। ठीक, अब बस तीर उल्टा कर देते तो इसको क्या लिखते हैं, माइनस बी सी वैक्टर। ठीक, माइनस बी सी वैक्टर। अब ये दोनों को जोड़ना है, अब तो सिंपल ही दोनों को जोड़ना है, जोड़ना तो जोड़ने में तो हम लोग माहिर हैं। ठीक ना, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, हाँ, ए बी प्लस बी सी। ठीक है ना, ए बी हो गया इधर, माइनस बी सी होता इधर। ठीक है, तो फाइनली इधर आएगा। ठीक है ना फंडा? हाँ, क्लियर है? तो कैसे करेंगे यार, बताओ कोई? ए बी माइनस बी सी कैसे होगा, जल्दी बताओ। ए बी माइनस बी सी किधर होगा, दिमाग लगा के बताओ। अरे यार, क्या बताए थे, बस इसके हेड से इसके टेल को जोड़ देता है, थोड़ा सा इसको आगे कर दो, इसको थोड़ा सा फ्री वेक्टर है, हम इसको घुमा सकते हैं दुनिया में कहीं भी, फ्री वेक्टर है दुनिया में कहीं घुमा सकते हैं। तो माइनस बी सी को उठा के बस आगे ले आए, उसके हेड से इसके टेल को मिला लिए, तो यही ठीक है ना, यही हो गया माइनस बी सी वेक्टर, यहाँ छप गया। तो अब इससे इसको मुंडी को मिला दो, तो यही तुम्हारा ए बी वेक्टर माइनस बी सी वेक्टर होगा, क्योंकि ये भी माइनस बी सी वेक्टर ही है। समझ गया फंडा? फाइनली उधर आएगा रिजल्टेंट। ठीक है, क्लियर है फंडा? यहाँ तक सब्ट्रैक्शन का मतलब यही हुआ, सिंपल। यहाँ देखो दो चीज़ें कॉन्सेप्ट का यूज़ किए, एक तो माइनस लगा के डायरेक्शन को रिवर्स कर लिए, एक तो माइनस लगा के, मान लो फिगर ऐसा था, ठीक, माइनस जब लगा तो डायरेक्शन के बी सी के डायरेक्शन को रिवर्स भी कर लिए। एक ये कॉन्सेप्ट लगाए रिवर्स वाला, ये वाला, प्लस इसको फ्री वेक्टर भी मान के आगे बढ़ाए, ताकि इसके हेड से इसका टेल भी मिले, तब ना हम इसको जोड़ेंगे। यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ चला, फाइनली ये चला, तब ना समझते थे, यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ चला, तो फाइनली ये चला। ठीक है, चलो सही है यहाँ तक। एडिशन और सब्ट्रैक्शन फंडा यही है ट्रायंगल लॉ का। ठीक, नोट कर लो।
फ्री वेक्टर था तो आराम से हम उसको कहीं भी स्पेस में लेकिन बिना डायरेक्शन चेंज किया हुआ घुमा सकते हैं। ठीक, चलो समझ गए फंडा। धीरे धीरे सब समझ में आते जाएगा, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे हमको दुनिया आसान लगेगा, कभी नहीं घबराना है। इसीलिए ठीक है। एक इसी दोनों प्रोसेस का एक और सिंपल फंडा होता है पैरालेलो, उधर ट्रायंगल लॉ था, पैरालेलोग्राम लॉ। ठीक, पैरालेलोग्राम लॉ। पैरालेलोग्राम लॉ कहता है कि दो वेक्टर को जोड़ना हो चाहे घटाना हो, अब ये भी वेक्टर प्लस निगेटिव खाली रिवर्स कर दो तो जुड़ गया ना, सब तरह से मतलब क्या इसका रिवर्स करके जोड़ देना। ठीक, कोई भी दो वेक्टर को जोड़ना, मान लो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, तो पैरालेलोग्राम लॉ पहले कहता क्या है कि उसका टेल टू टेल जोड़ो, टेल टू टेल, टेल टू टेल जोड़ो। मतलब अगर ए वेक्टर मान लो इधर है तो बी वेक्टर मान लो इधर है। ठीक, ऐसे है मान लो, वही ए वेक्टर मान लो इधर है, ठीक है, और कोई बी वेक्टर मान लो इधर है ऐसे। ठीक, तो उसको पहले बोलता है टेल टू टेल जोड़ लो, टेल टू टेल जोड़ लो। ठीक, तो इस दोनों के बीच का एंगल भी आ गया थीटा। ठीक है, एंगल भी आ गया थीटा। ठीक है, चलो टेल टू टेल जोड़ने के बाद आराम से एंगल भी आ गया। पैरेललोग्राम लॉ कहता है इसको मन ही मन इस ए वेक्टर को फ्रीली मूव करो, पैरेलली फ्रीली मूव करो। तो फ्रीली मूव करते करते इसके पास ऐसे ऊपर बना दिए इसी के जैसा। बी वेक्टर को फ्रीली मूव करो, इसी के जैसा यहाँ बना दो, सेम टू सेम इसी के जैसा, इसी के जैसा। ठीक है, जैसा। देखो पैरेललोग्राम बनता हुआ दिख रहा है, क्या ये दिखा, पैरेललोग्राम। तो कहता है जो बना के तुम जो फाइनली ये जो पॉइंट पहुंचा, अब जो इसको जोड़ोगे तो यही तुमको डायगोनल ही, इसका जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, यही रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट मतलब यही है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही है रिजल्टेंट, यही है रिजल्टेंट मतलब फाइनल रिजल्ट। ठीक, रिजल्टेंट है फाइनली। ठीक है, बात समझ में आ गया यहाँ तक। यही हमको टारगेट ही निकालना कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कि डायरेक्ट जोड़ करके तो नहीं बता सकते हैं 2 + 4 6, गलत हो जाएगा। वेक्टर्स में 2 + 4 6 नहीं होता, वेक्टर्स में भैया देखेंगे कैसे होगा। इसका लंबाई चाहिए, जैसे पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं वहाँ पे, वैसे कुछ यहाँ मैथमेटिक्स लगा के दिमाग लगाने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इस नोट को डायग्राम बनाना आना चाहिए, डायग्राम बनाना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो पिछला क्वेश्चन में हम यहाँ किए थे, यहाँ पे देखो ऐसे और ऐसे करके किए थे ना, ए बी था, बी सी था। अब बोले थे हमको तुम ए बी माइनस बी सी बताओ। ठीक, ए बी माइनस बी सी मतलब तुम लोग क्या समझा, ए बी वैक्टर इधर, फ्री वेक्टर तो कहीं भी आराम से फोटो बना सकते हैं स्पेस में, डायरेक्शन नहीं बदलना। ए बी ये, अब माइनस बी सी मतलब क्या, खाली बी सी का उल्टा कर दो, उल्टा कर दे मतलब ऐसे, टेल से टेल मिला लो, टेल से टेल मिला लो, तो इधर हो गया बी सी, ये रहा ए बी। ठीक, ये रहा बी सी। ठीक, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, तो अगर पैरेललोग्राम हम बनाते हैं, दिख रहा है पैरेललोग्राम के इधर, तो फाइनली दिखा इधर है, इधर रिजल्टेंट आया था, ये हो गया खूब 4 में स्कोर हो गया इतना। यही ना रिजल्टेंट था मेरा, ए बी माइनस बी सी वेक्टर, खत्म। यही है, मतलब इस जोड़ घटा दोनों हो गया इससे फ़ायदा। पैरेललोग्राम बना के वेक्टर बनाए, सिंपल डायग्राम, तीर मारे, टेल से टेल मिलाए, पैरेललोग्राम की तरह फील किए, डायगोनल जोड़ते ही समझ गए कि इधर रिजल्टेंट है। ठीक, हाँ ठीक है। तो बस इसको बस खटा खटा बस कर लेना है, कुछ है नहीं इसमें, पर इसको पर लिख लो कि यही होता है। इसका मैथमेटिकल फंडा अभी करेंगे इसके बाद, पहले लिख लो कि यही तो होता है, पहले तो ये तो पता चले यही होता है। ठीक है, चलो अब मैथमेटिक्स। ठीक, नाउ मैथ्स। ठीक है,
अब इसका मैथ्स कर लेते हैं, 2 मिनट में हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। साफ साफ डायग्राम बनाएंगे। ठीक ठीक है, ये वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, पूरा एंगल थीटा था। ठीक, ये आर है, वेक्टर है। अच्छा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम था देख ले ए ही बोल देते हैं, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बी ही बोल देते हैं लिखने के लिए, आर वेक्टर मैग्नीट्यूड को आर ही बोल देते हैं लिखने के लिए, तो सुविधा होगा। ठीक, ऑब्वियस बात है, ये लेंस निकालने के लिए हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ेगा, तो इसको भी फैला आगे तक प्रोड्यूस कर लो, इसको 90 डिग्री पर ले आओ। ठीक, ये ए है तो इसका मैग्नीट्यूड भी ए, ये बी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी बी ही होगा। इतना तो सबको पता ही रहता है यार। ठीक है, क्लियर हंडा है ना। चलो, ये हो गया ए, तो ये भी है ए ही। ठीक, क्लियर है, ये बी तो ये बी हो गया। ठीक, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलो, अच्छा ये थीटा है, पैरेललोग्राम है, तो ये भी थीटा होगा पूरा, ये भी तो थीटा होगा पूरा। ठीक, अगर ये थीटा होगा तो इसको थीटा कहने में कोई बुराई नहीं है। देखो ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये थीटा तो ये भी थीटा, अल्टरनेट एंगल्स, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स बराबर होता है, पहला बात तो। और ये दोनों भी एंगल इक्वल हो गए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, सही है। अभी 90 डिग्री दिख रहा है, तुमको हाइपोटेनस दिख रहा है, तो बेस नहीं पता कर लोगे क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या लिखते हैं हम, बेस बट्टा हाइपोटेनस। तो बेस मान लो कुछ एक्स है, एक्स बट्टा बी, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा, मतलब ये मान लो दूरी बी कॉस थीटा। ठीक है, बी कॉस थीटा हो गया। ठीक, यहाँ तक कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अब मेरा टारगेट ये है आर निकालना, ये किसी तरह हमको ये आर मिल जाए। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल भी दिख रहा है, ये बड़ा वाला, देखो ये बड़ा वाला, ये दिख रहा है, ये आर, ये ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक, अब उसी तरह ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। दिख रहा है ट्रायंगल से, बोलो। अगर ये ट्रायंगल दिख गया तो समझो सब काम तो हो ही गया। ठीक, जैसे ये बी कॉस थीटा हुआ उसी तरह ये बी साइन थीटा निकाल लोगे, ट्रिग्नोमेट्री देता, सबको मैथ्स आता है यार। ठीक, आर हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा, पूरा पूरा दूरी हो गया, बस खत्म। यहाँ आप इसमें भी पाइथागोरस लगा देंगे, जानते हैं, वी नो अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस जी महान हमारे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस आर स्क्वायर बराबर इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका भी होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ठीक, अब इस दोनों में देखो बी स्क्वायर कॉमन लेने क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये था आर स्क्वायर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इस रिजल्टेंट। सदियों तक याद रहना चाहिए, जब तक तुम्हारा कंपटीशन नहीं निकला है तब तक। ठीक, रूट कोई भी दो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर का थीटा डिग्री पर है, कोई भी ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मानो ए बी, अगर वो थीटा डिग्री पर है तो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, ये नोट कर लो, याद होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर पूरा रूट चढ़ गया, ये फॉर्मूला एकदम दिलो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, रिजल्टेंट का वैल्यू। फाइनली समझ गया फंडा, कुछ नहीं है, इजी है। ट्रायंगल बनाए, मैथ लगाए, इतना मैथ लगाना नहीं आ रहा है तो मतलब चुल्लू, फिर तो चुल्लू भर पानी। इसलिए कॉन्फिडेंस इसलिए हम लूज नहीं करना चाहते रहते हैं। कॉन्फिडेंट रहो, तुमको सब आता ही है, मैथ आता है, कमज़ोर मत समझो सब अपने आप को। फील करो सिचुएशन, भाई ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तैयारी अच्छा होना चाहिए, एकदम हाँ टफ। समझ गया, रिजल्टेंट। ठीक है, हेडिंग डाल लेता अपना, रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर से, ऐसे रिजल्टेंट डाल लो, हेडिंग डाल लो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट लिख लो। ये बस, ए वेक्टर को मैग्नीट्यूड ही ए लिए थे, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड बी लिए थे, आर वेक्टर मैग्नीट्यूड आर लिए थे। लिख लो हेडिंग डाल के से मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पॉज करके इसको लिख लेना। ठीक है ना, समझ गया।
फंडा यहाँ तक कुछ नहीं है, इजी इजी है फंडा यहाँ तक। पैरेललोग्राम लो यही हुआ, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ा टफ चीज़ नहीं हुआ, सिंपल सिंपल है, निकाल लेना। ठीक है, चलो हो गया यहाँ तक बात, समझ गए हम लोग। तो मेरा रिजल्टेंट जो आया ये, इससे देखो बहुत सारा खूबसूरत खूबसूरत चीज़ निकल के आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। ये देखो इसी से इसका देखो बहुत सारा मैथमेटिकल एनालिसिस अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये भी cos थीटा। अच्छा, रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा? आर मैक्स कब किसी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा? कॉमन सेंस लगाओ, जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, जब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हो तो जुड़ेगा ना। मान लो हम भी किसी को इधर से खींच रहे हैं, कोई हमको इधर से और खींच रहा है, हेल्प मिल गया हमको, ठीक। आर मैक्स कब होगा? ठीक, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब पैरेलल उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में लग रहा हो, कहीं कोई जा रहा हो, फोर्स लग रहा हो कुछ भी, ठीक। थीटा 0 रखो तो cos 0 1, आर बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, cos 0 तो 1 ही है। ये पूरा अंदर क्या दिख रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट से जब भी बाहर कोई भी चीज़ आता है तो पॉजिटिव बन के आता है, तो मोड लगा देना, अंडर रूट a प्लस बी। ये हो गया आर मैक्स। आर किसी का भी मैक्सिमम वैल्यू आ गया a प्लस बी, उसका मैक्सिमम रिजल्टेंट किसी भी दो वेक्टर का अगर कब आएगा, पहला बात कब आएगा? जब उसको 0 डिग्री पर रखेंगे, और कितना होगा? तो वो a प्लस बी ही होगा, उसका मैग्नीट्यूड और उसका मैग्नीट्यूड को सीधा जोड़ दो, ठीक। अच्छा, केस 1। केस 2, आर मिनिमम कब मेरा रिजल्टेंट मिनिमम आएगा? जब वो दोनों चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में हो, जब मेरा दोनों चीज़ व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई यहाँ कोई हमको इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, ज़्यादा कैंसिल आउट करेगा ना एक दूसरे को। किसी एंगल पे खींचता तो समझो रिजल्टेंट जोड़ देता हमको, ठीक। इधर उधर अपोजिट में खींचेगा तो कम कर पाएगा, ठीक है। तो उस टाइम आर इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। तो cos 180 लिख लो पहले। अब cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, ठीक। cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? -1। कोई बात नहीं, याद कर लो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ पर आ गया, मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। आर मिनिमम चल रहा है ये, यानी कि आर मिनिमम कितना आता है? a माइनस बी। मैग्नीट्यूड में लिख लो आराम से, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड लिख दिए, क्योंकि पॉजिटिव में लिखेंगे, डायरेक्शन तो पता कर ही लेंगे, ठीक है। 2 केस लिख लो पहले, अभी 2-3 केस और लिखेंगे, अभी लिख लो। समझो एक तरह से ये रेंज आ गया हमको, एक तरह से हमको रेंज आ गया कि इतना ही के बीच नाचेगा, आर मैक्स से आर मिनिमम के बीच में कोई वेक्टर नाच सकता है ना। तो ये गिव्स रेंज। तो हमको रेंज क्या मिल गया? रेंज ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो रिजल्टेंट हो क्या आ गया? a प्लस बी से a माइनस बी के बीच रेंज। जब प्लस से बड़ा नहीं हो सकता है, या बराबर रहेगा, या a माइनस बी से छोटा या बड़ा रहेगा, ठीक। इसी दोनों के बीच में रिजल्टेंट नाच सकता है, ठीक। नोट कर लो, रेंज ऑफ आर वेक्टर यहाँ से यहाँ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब केस 3, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। चलो केस 3 आ जाओ, अब सबको लिखते चलना पॉज कर करके। केस 3 करता है जब कोई दो वेक्टर 90 डिग्री पर हो, ठीक। जब कोई दो वेक्टर 90 डिग्री पर हो, ठीक। केस 3 व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। मान लो कोई ए वेक्टर इधर हो, बी वेक्टर को इधर हो, तो रिजल्टेंट कहता है, पैरेललोग्राम बना लो, खटाक खटाक, ये फिगर बनाना सबको आना चाहिए। तो इधर ही मेरा रिजल्टेंट होगा, ठीक है।
क्लियर है फंडा? कितना होगा, ये ए है बी है तो ये कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे भी देख लो फॉर्मूला में आ बड़ा क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos 90 लिखेंगे। और cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0 डिग्री, सॉरी 0, cos 90 0, 0 गुना कुछ भी 0, तो क्या बचा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कोई दो वेक्टर हमको 90 डिग्री पे दिखाई दे गया तो डायरेक्ट रिजल्टेंट लिखने में कोई हिचकिचाना नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट। ठीक, दोनों वेक्टर के बीच में मेरा एंगल कितना हो 90 डिग्री सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे, सीधा उसके मैग्नीट्यूड को का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके जोड़ के अंडर रूट में ले लेंगे। ठीक, पाइथागोरस से दिख रहा है, पाइथागोरस। ठीक है, ये ए था ये बी था, तो कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना पाइथागोरस से। ठीक है, क्लियर है। चलो इम्पॉर्टेंट हो गया ये भी। ठीक, अब केस 4 ले लेते हैं। केस 4, जब थीटा 120 डिग्री भी हो और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में कुछ बराबरे हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर हो। ठीक, अगर कोई दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड वाला 120 डिग्री पर है तो रिजल्टेंट का कहानी क्या होगा, तो cos 120 डिग्री हम बता देते हैं तुम लोग को अभी से, कितना होता है -1/2 होता है। ठीक, तो जब रिजल्टेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1/2। ठीक, अच्छा ये दोनों का मैग्नीट्यूड मान लो x है। ठीक है, क्लियर भंडा, x ही है। ठीक, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, भाई देखो 2 से 2 कटा तो माइनस फिर से एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए और बी एक्स ही है, एक्स स्क्वायर से कैंसिल, क्या आया फाइनली अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब एक्स। वाव, आर एक्स ही आ गया। अगर इसका ये भी एक्स ये भी एक्स तो रिजल्टेंट भी एक्स के ही बराबर। बहुत ही खूबसूरत। 120 डिग्री पर जब दो वेक्टर बराबर हो तो रिजल्टेंट भी वही आ जाता है। याद रहेगा, डायरेक्ट लिख देंगे, बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कहीं कहीं जब फिजिक्स के चैप्टर्स में वेक्टर्स का यूज़ तो होगा ही, 120 डिग्री पर देखते ही हम लोग डायरेक्ट मार सकते हैं। ठीक है, लिख लो। क्लियर है यहाँ तक फंडा? आई होप सबको यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए यार। ठीक है ना, जोड़ घटाव कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं अभी, ये आई होप सबको समझ में आ गया यहाँ तक। लिख लेना केस सब। ठीक है, तीनों चारों केस। ठीक, अच्छा अब एक आध कुछ एग्जाम्पल कर लो, उसके बाद हो गया, हो जाएगा। ठीक है, कैसे करते हैं तो सीख गया। एडिशन सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट निकालना सीख गया, कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं, जोड़ घटाव कैसे करते हैं, किसी भी दो वेक्टर कैसे जोड़ेंगे, किसी भी दो वेक्टर कैसे घटाएंगे। ठीक, कंपोनेंट मेथड हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स तोड़ के कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे। ठीक, कंपोनेंट्स वो ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा, कंपोनेंट तोड़ने में ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो कंपोनेंट्स अगले लेक्चर में तोड़ लेंगे, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट भी उसी लेक्चर में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में पूरा वेक्टर्स को खत्म कर देंगे। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया हो। सिंपल बात है, बेसिक वेक्टर्स में। वेक्टर्स इज़ नथिंग बट सिंपल एक डायरेक्शन के साथ मेरा जो भी फिजिकल क्वांटिटी होता है, जैसे वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सब हमको खेलने का, कैसे खेलेंगे ये लोग के साथ, कैसे जोड़ घटाव करेंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, वो सब इसमें सीखेंगे। ठीक, यही सब के फंडा है। ठीक है, कैसे कैसे पोजीशन वेक्टर को डिफाइन किए। ठीक, कैसे कैसे हम लोग मतलब कि उसका डायरेक्शन कैसे कैसे पहचाने, यूनिट वेक्टर कैसे लिखे, पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है, एंटी पैरेलल क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है, सब जान गए। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हम लोग जान। किसी वेक्टर्स को अगर हम किसी भी स्केलर से गुना करते हैं तो मैग्नीट्यूड में भी बदलाव आ जाता है, अगर नेगेटिव से करते हैं तो उसका डायरेक्शन भी बदल जाता है। ठीक, यहाँ तक हम लोग सीख गए। ट्रायंगल लॉ क्या था, पैरेललोग्राम क्या था, प्रूफ देख लिए, सबको रिवाइज करना एक बार। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, मेहनत करते चलो। थैंक यू।